तो हम लोगों की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसमें भी स्पेसिफिकली जो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को क्लासिफिकेशन चार्ट बता चुकी थी कि सब्स्टिट्यूशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन में ही बेसिकली 2 या 3 कैटेगरीज हो जाती हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, आप न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, या फिर आप एरोमेटिक रिंग में काम कर रहे हो। और अगर एरोमेटिक में कर रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कर रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो हमने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने उन 4 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है और उसको क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी पार्ट्स हमने अभी के लिए रोक दिए हैं। मैंने तुम्हें सीक्वेंस भी बताया था कि किस सीक्वेंस में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन के जितना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। अगर किसी इंसान ने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इंसान एलिमिनेशन इजीली कर लेता है। जब तक उसको सवाल इस टॉपिक के अंतर्गत ना आए हो कि देखो ये एलिमिनेशन है। मेन समस्या तब आती है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम एलिमिनेशन आखिर पढ़ क्यों रहे, क्यों मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं किया पहले, और क्यों मैंने तुम लोगों को एलिमिनेशन में जम करवाया। उसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। होता क्या है कि सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हैंड इन हैंड चलती हैं, पैरेलली चलती हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, आप अगर उसमें रिएजेंट डाल रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करोगे। मान लेते हैं अब आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आपने उस प्रोडक्ट की एनालिसिस की, तो आप ये देख रहे हो कि वो प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो सब्स्टिट्यूशन जो आप अभी पढ़कर आए हो प्रीवियस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है, प्लस कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी मिल रहा है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, वो प्रोडक्ट बल्कि क्या है, कुछ अलग सा है। तो वो प्रोडक्ट अलग सा हमें क्यों मिल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, या फिर मैं अगर ये बोलूँ कि मुझको वो प्रोडक्ट जो अलग सा मिल रहा है अजीबोगरीब, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, मैं कहूँगी मुझको वो प्रोडक्ट ना मेजर क्वांटिटी में चाहिए। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करती हूँ। हमने कोई एक क्या लिया है, सबस्ट्रेट लिया है, उसमें हम लोग रिएजेंट डाल रहे हैं। हम लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि चाहे मैकेनिज्म SN1 हो या चाहे मैकेनिज्म SN2 हो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे ना आपको मान लेते हैं 2 काइंड के प्रोडक्ट मिले। एक प्रोडक्ट जो आपको मिला, आपने जब उसको एनालाइज किया तो पता चला कि भैया ये तो और कोई नहीं बल्कि SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट जो हमको मिला, जब हमने उसकी एनालिसिस की तब हमें दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट आप लोगों का SN वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो यहीं से हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया कि आखिर पहली बार तो ये कि ये जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिला है ये भैया आखिर है कौन, हु इज इट, और दूसरा ये प्रोडक्ट आपको मिला कैसे, हाउ, यहाँ कैसे आ गया। हम तो SN पढ़ रहे थे, तो ये बिना SN वाला प्रोडक्ट हमको मिल गया कैसे, ठीक है। अच्छा, हाउ, किस तरीके से मिला, बराबर। तो ये आपके दिमाग में कुछ सवाल उठे, तो इसीलिए हमने उन सवालों को ढूंढा। तो हमें पता चला कि अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ जो एक और प्रोडक्ट आपको मिल रहा था वो बेसिकली कौन सा वाला प्रोडक्ट था, वो आप लोगों की एलिमिनेशन रिएक्शन से होने वाला या मिलने वाला प्रोडक्ट था। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या होता है, SN वाला प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में मिलता है और एलिमिनेशन से मिलने वाला प्रोडक्ट आपको कैसा मिलता है, माइनर। इसीलिए मैं कह रही थी ये दोनों रिएक्शन हैंड इन हैंड जाती हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि एक प्रोडक्ट आपको मेजर क्वांटिटी में मिल रहा है, एक प्रोडक्ट आपको माइनर क्वांटिटी में मिल रहा है, और वो भी दोनों एकदम अलग अलग नेचर के। तो क्यों अच्छी बात नहीं है, देखो अगर कंटेनर में एक ही काइंड का मतलब एक ही काइंड का प्रोडक्ट बनेगा तो कितना ईजी रहेगा।
फिल्टर करने की कोई झंझट नहीं, सेपरेशन करने का कोई टेंशन नहीं, है ना। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कंटामिनेट हो गया, इसकी कोई झंझट नहीं, मस्त 100% एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, खुश रहो। लेकिन जब दो प्रोडक्ट्स या फिर लेट से दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का आपको मिक्सचर मिलता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, पहली बात तो कोई भी एक प्रोडक्ट 100% नहीं मिलता, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है। दूसरी बात, उन दो प्रोडक्ट्स को आपस में सेपरेट आउट भी तो करना होता है। अगर आप चाहते हो कि एसएन के प्रोडक्ट को आप किसी फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सको, तो आपको एसएन के प्रोडक्ट को एलिमिनेशन वाले प्रोडक्ट से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अब ये अलग होगा कैसे, तो इसको अलग करने के लिए हमें टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। जो टेक्निक्स आप बेसिकली यूज करेंगे, उन टेक्निक्स में आप अलग समय खर्च करेंगे, केमिकल्स खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। सो बेसिकली मिक्सचर, वो भी दो डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। देखो कैसा होता है कि जनरली हमको कैसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आइसोमेरिक मिल जाते हैं, तो चलो फिर भी समझ में आता है कि आइसोमर्स मिल गए, बट ये तो पूरी तरीके से ही डिफरेंट। मान लो एक आपको मिल रहा है अल्कोहल और दूसरा मिल रहा है आपको अल्केन। मान लो आपको मिल रहा है एक तरफ अल्कीन, एक तरफ मिल रहा है आपको अमाइंस। टोटली डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे थे। तो ये हमारे लिए सोचने की बात हुई कि आगे यार ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि मुझको ये दोनों काइंड के प्रोडक्ट मिल रहे हैं और मुझे मेरी इस गलती को सुधारना है। तो अब क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एसएन के साथ एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिले या फिर एलिमिनेशन के साथ एसएन वाला मिले, कुछ मुझे अगर पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हम उस गलती को सुधार लेंगे और या तो सिर्फ एसएन वाला प्रोडक्ट मिलेगा या तो सिर्फ एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो ताकि एसएन वाला अपनी दुनिया में खुश रहे 100% यील्ड के साथ, एलिमिनेशन वाला अपनी दुनिया में खुश रहे 100% यील्ड के साथ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले इसीलिए जरूरी था कि एसएन को पढ़ने के बाद आप तुरंत एलिमिनेशन पढ़ो, बिकॉज देखो पैरेलल टू ईच अदर का कहीं एसएन हो रही है तो वहां पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एलिमिनेशन हो ही जाती है, बराबर। तो पहले उसके आखिर वो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारे टॉपिक्स में घुसने से पहले एक बार इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि आखिर एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। अब देखो जैसे इसका नाम है ना वैसा इसका काम है, यानी कि इफ somebody would ask me what is elimination reaction, तो मैं उस इंसान को जवाब ये दूंगी कि देखो यार, एलिमिनेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज को रिमूव करना, है ना। किसी भी चीज को क्या करना, रिमूव करना, हटाना। तो जब आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट दिया है, ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट। अब मैडम यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होंगे, तो वो हम लोग बाद में टेंशन लेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि आपके पास सबस्ट्रेट है और आप उस सबस्ट्रेट से क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। क्या रिमूव कर रहे हो। अब यूजुअली हमारा जो चैप्टर है वो किस चीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमारा चैप्टर यूजुअली आप लोगों के कार्बन के अराउंड ही घूमता है। अदरवाइज तुम ये भी जरूर पढ़ते कि ये जो रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड्स में भी होती है। बट राइट नाउ हमारा जो पूरा का पूरा आप लोगों का सिलेबस है वो किसके अराउंड घूमेगा, कार्बन वालों के अराउंड घूमेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे केस में हम लोग बोलो क्या कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ रिमूव कर रहे हैं। भैया क्या रिमूव करोगे तुम, तो आपको लीविंग ग्रुप रिमूव करना है। वो तो मैडम हम लोग हमेशा करके आते थे, है ना, वो तो हम लोग हमेशा करते थे लीविंग ग्रुप को रिमूव। तो ठीक है ना, तो तुम यहाँ पे भी क्या करना, रिमूव करना किस चीज को, लीविंग ग्रुप को। क्या सिर्फ लीविंग ग्रुप को रिमूव करने से आपका काम चल जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लीविंग ग्रुप के साथ साथ आपको एक और स्पीशीज को रिमूव करना पड़ेगा और वो जनरली हम लोग रिमूव करते हैं आप लोगों का हाइड्रोजन। एक मिनट, हेलो, हाँ, वो जनरली हम लोग क्या रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि H निगेटिव नहीं, ठीक है, हम लोग किस फॉर्म में रिमूव करते हैं, आप लोगों के H पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव करते हैं। अब जैसे होता क्या है, अगर आप मान लेते हैं कोई हेलोजन रिमूव करो, लाइक Cl नेगेटिव, लाइक Br नेगेटिव, लाइक I नेगेटिव, तो साथ में और क्या रिमूव हो जाता है, H रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली बाहर क्या गया, HCl बाहर गया, HBr बाहर गया या फिर HI बाहर गया।
या फिर मान लेते हैं आपका लिविंग ग्रुप किसी क्वेश्चन में किसी सब्जेक्ट में OH है, तो OH के साथ क्या बाहर निकाल रहे हो आप, एक H बाहर निकाल रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप टोटल ओवरऑल चीज़ें क्या बाहर निकाल रहे हो, आप H2O को बाहर निकाल रहे हो। तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस में दो चीज़ें रिमूव की जाती हैं, एक जनरली लिविंग ग्रुप तो होता है जो कि वेरी कर सकता है सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है उनके साथ हम लोग किसको बाहर निकालते हैं, आप लोगों के H पॉजिटिव को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये रही कहानी। तो एलिमिनेशन में हम लोग एटम्स रिमूव करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एटम्स रिमूव करें, जैसे मैंने क्या कहा कि लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट वेरी करेगा, वो हो सकता है कि कोई एटम हो या हो सकता है कि कोई ग्रुप ऑफ एटम। तो जब भी किसी सबस्ट्रेट से इस तरीके की चीज़ें रिमूव की जाती हैं लिविंग ग्रुप अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, उन लोगों की एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, क्या ये बात समझ गए। हम लोग अभी एलिमिनेशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, बट क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक पॉइंट और समझ लो। वो एक पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी भी सबस्ट्रेट के पास से कुछ एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी सबस्ट्रेट के पास से लिविंग ग्रुप या उसका साथी जो हाइड्रोजन है, जब उनको एलिमिनेट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनता है प्रोडक्ट, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो आप लोगों का एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, मोस्टली केसेस में अल्कीन। ठीक है, आप लोगों का एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आप लोगों की एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जनरली हम लोगों को जो कंपाउंड मिलता है वो कैसा रहता है, आप लोगों का अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमें मिलता है, यानी कि अल्कीन्स या फिर कुछ केसेस में मान लेते हैं अल्काइंस। तो एक बात हमारी ऐसी आती है कि जिस सबस्ट्रेट को बेसिकली हम लोग लेते हैं एलिमिनेशन में, वो सबस्ट्रेट क्या होता है, आप लोगों का वो सबस्ट्रेट क्या होता है, सैचुरेटेड। लेकिन जब उस सबस्ट्रेट में आप रिएजेंट डालते हो और जब वहाँ एलिमिनेशन हो जाती है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका अनसैचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारा डाउट ये आता है कि यार सबस्ट्रेट तो इतना स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपका सैचुरेटेड है ना, तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट एक सैचुरेटेड सिस्टम होता है, और जब आप रिएजेंट डाल देते हो तो रिएजेंट डालने से होता क्या है, आप कन्वर्ट हो जाते हो एक ऐसे प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड। तो बेसिकली ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग सैचुरेटेड से कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, अनसैचुरेटेड। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सिस्टम्स को, या आप लोगों का उनके कंपेयर में अनसैचुरेटेड सिस्टम्स को, सैचुरेटेड सिस्टम को स्टेबल सिस्टम कहा जाता है, और अनसैचुरेटेड सिस्टम को उसके कंपेयर में अनस्टेबल। वो इतने भी अनस्टेबल नहीं होते कि डीके वगैरह उनका हो जाए, बट उनके कंपेयर में वो अनस्टेबल होते। तो ये रिएक्शन तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रही है। तो ऐसे केस में हमारे दिमाग में थॉट क्या आता है कि क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोगों की प्रोडक्ट साइड की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू रिएक्शन साइड की स्टेबिलिटी से क्या है, कम है, तो यार फिर तो ये रिएक्शन सही नहीं है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से उसको क्या मिल रही हो, स्टेबिलिटी मिल रही हो। अगर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो वो नहीं जाती। तो अभी इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था, है ना। अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं देखती, देयरफॉर नो प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म, आपका प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए था। बट क्या ऐसा होता है, क्या प्रोडक्ट नहीं बनता, क्या नहीं, बट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, लेकिन प्रोडक्ट तो बनता है। ऐसा तो हो ही नहीं सक रहा है मैडम, वो तो हमको दिख रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, हमें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जरूर रहा होगा जो इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा है।
सिर्फ यही एक लॉजिक देना कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तभी रिएक्शन आपकी आगे जाएगी, गलत है। बाकी अदर गवर्निंग फैक्टर्स भी होंगे। तो हम काफ़ी हद तक टूटे फूटे तरीके से ये लॉजिक देते हैं कि क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें ज़्यादा एटम्स हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में कम एटम्स हैं, क्योंकि हम कुछ रिमूव कर रहे हैं ना, तो बेसिकली थोड़ी सी मैडम वहाँ पे हिंड्रेंस कम हो गई, तो हिंड्रेंस कम होने की वजह से आप लोगों की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये ऐसा एक छोटा सा बकवास सा लॉजिक हम लोग अभी फिलहाल आज की क्लास में दे सकते हैं। प्रॉपर लॉजिक्स पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन मतलब कुछ तो वहाँ पे लॉजिक होगा, कुछ तो ऐसा रीजन होगा, कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अदरवाइज रिएक्शन नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहती है रिएक्शन तभी फॉरवर्ड जाएगी जब उसको फॉरवर्ड जाने पे कोई एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमको सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड जा रहे हैं जो कि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ होता है। बट रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट बना है, तो आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जो इस बैरियर को क्रॉस करने में हमारी मदद कर दी, वो हमको इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो पहला आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, आप बेसिकली चीज़ों को रिमूव करते हो, लिविंग ग्रुप, और उसके साथ जनरली आप क्या रिमूव करते हो, H पॉजिटिव रिमूव करते हो। जनरली हमारे सिलेबस में यही रहेगा। अगर मान लेते कुछ और रहा तो हम उन पे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो भी आप लोगों का प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट आप लोगों का कैसा रहता है, अनसैचुरेटेड। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर टाइम हम लोग अल्कीन्स के साथ वक्त बिताएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम नहीं बनता। ठीक है, डन। अब हम लोगों को बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन सीखनी है। हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शंस को ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो दो पार्ट्स में आप मोटा मोटी तौर पे क्लासिफाई करते हो, और इसका जो पहला पार्ट होता है यही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले पार्ट में किस बेसिस पे आप एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासिफाई कर रहे हो, मैं पहले पार्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन को इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रही हूँ कि आप लोगों के रिमूविंग ग्रुप, जो मतलब जिन ग्रुप को आप रिमूव कर रहे हो, रिमूविंग ग्रुप आर फ्रॉम विच कार्बन, मतलब वो किस कार्बन के हैं। ठीक है, किस कार्बन से आप ग्रुप्स को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, किस कार्बन से। तो अगर किस कार्बन से मैं ग्रुप को हटा रही हूं, अगर मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग बातचीत करूं, इस टॉपिक से रिलेटेड बातचीत करूं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है आप लोगों का बीटा एलिमिनेशन, और एक होता है आप लोगों का गामा एलिमिनेशन। ठीक है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। जिस अल्फा एलिमिनेशन को आप 1,1 एलिमिनेशन भी कहते हो, बीटा को आप 1,2 एलिमिनेशन भी कहते हो, और गामा को आप बेसिकली 1,3 एलिमिनेशन भी कहते हो। अब हम समझेंगे कि ये क्या होता है, बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ जान लें। तो जब जब हमारी लाइफ में ये 1,3 यानी कि मैं कहूँ कि आपका गामा एलिमिनेशन होता है, तो गामा एलिमिनेशन के होने की वजह से हम लोगों को ज़्यादातर टाइम जो हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिलता है ना, ये प्रोडक्ट हमको एक रिंग मिलती है, रिंग। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिलती है, रिंग मिलती है। ये गामा एलिमिनेशन इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट आगे कभी आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, उस चैप्टर में आपको ये गामा एलिमिनेशन मिल सकता है, या देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ लेंगे तो वहां पढ़ने से बच जाएंगे। जो भी हो, हम लोगों का पूरा कंसर्न इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक पे रहेगा, वो रहेगा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन ही बेसिकली हमारा वो एलिमिनेशन है जिसमें हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आप लोगों का अल्कीन, या फिर बोलो कौन है वो, अल्काइन। जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखवाई ना कि बीटा एलिमिनेशन में हमको अनसैचुरेटेड मिलते हैं, वो कौन से बीटा, मतलब कौन से एलिमिनेशन के लिए लिखवाई मैंने, बीटा। गामा या अल्फा की तो बातचीत होती नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और आप लोगों का अल्फा एलिमिनेशन एक ऐसा एलिमिनेशन होता है जिसमें हम लोगों को यूजुअली जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं आप लोगों के कार्बीन्स। क्या होते हैं हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलते हैं, कार्बीन्स।
जिस तरीके से कार्बोकैटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल्स ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, तो ये कार्बीन्स भी आपके क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग दूसरा कैटेगरी भी क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें अल्फा एलिमिनेशन सिखाती हूँ कि अल्फा एलिमिनेशन होती क्या है। देखो, अगर मैं दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाऊं क्लासिफिकेशन की कि आप भैया दूसरा कौन सा तरीका है जिसके अकॉर्डिंग आप इस रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं, तो दूसरा बहुत ही प्यारा तरीका है, बल्कि वो तो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले आपके एनजीपी को पढ़ा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। उससे मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच है और जो ग्रुप आपका लीविंग है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, एंटी प्लेनर होने चाहिए, मतलब कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, बताया था। फिर एक एग्जाम्पल भी लिए थे, है ना, कि जिस पर्टिकुलर ग्रुप में ये लोग आपके क्या नहीं होते, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, वहां पर आप लोगों का एनजीपी एक्ट नहीं करता है। तो ऐसे में जब भी हम किसी भी चीज को रिमूव करते हैं, हमेशा उसके रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। हमेशा उसको रिमूव करने के कितने तरीके होते हैं, दो, कि वो जो दो लोग निकल रहे हैं, अच्छा रिमूव सिर्फ एक को नहीं करना है, अगर दो लोग रिमूव हो रहे हैं तो ये लॉजिक लगेगा। ठीक है, अगर दो लोग रिमूव हो रहे हैं तो ये लॉजिक लगेगा। तो जो दो लोग रिमूव हो रहे हैं, अगर वो रिमूव होने वाले दोनों लोग सेम प्लेन के हैं, ठीक है, सेम प्लेन मतलब या तो दोनों एक मतलब फ्रंट के या दोनों बैक के, इस टाइप से, अगर वो सेम प्लेन के हैं, ये एक लॉजिक हो सकता है। और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं, डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। तो अगर दोनों सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर एलिमिनेशन को कहा जाता है सिन एलिमिनेशन। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सिन एलिमिनेशन। और अगर दोनों डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते हैं तो पर्टिकुलरली उस एलिमिनेशन को कहा जाता है ट्रांस एलिमिनेशन। तो जब भी हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे आगे, उस एलिमिनेशन को हम हमेशा क्लासिफाई करेंगे कि भैया ये एलिमिनेशन जो तू बता रहे हो ये सिन है कि ट्रांस है। ठीक है, उसमें मतलब सिन से आपको प्रोडक्ट निकालना है कि ट्रांस मतलब कैसा करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये बातचीत होगी। इवन हमारा जो पूरा सिलेबस है वो बीटा एलिमिनेशन के अराउंड ही घूमेगा, तो हमें बेसिकली से बीटा एलिमिनेशन ही पढ़नी है। अल्फा एलिमिनेशन का तो मैं जस्ट अभी एक छोटा सा इंट्रो दूंगी, और गामा एलिमिनेशन हो सकता है हमें कभी फ्यूचर में थोड़ा बहुत दिखे तो दिखे। ठीक है, जहां पे हम लोग साइक्लिक लैक्टोज वगैरह बनाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में, वहां मिलता है, अदरवाइज नहीं। तो बीटा एलिमिनेशन ही बेसिकली हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही हमारा सिलेबस भी है। अब बीटा एलिमिनेशन को हम क्लासीफाई करते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन को अगर मैं और क्लासीफाई करूं तो मुझे बेसिकली बीटा एलिमिनेशन को ही डिटेल में पढ़ना है। अब बीटा एलिमिनेशन के क्या क्लासिफिकेशन है, जिस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने 3 क्लासिफिकेशन किए थे, SN1, SN2, SNI, वैसे यहाँ पे भी 3 क्लासिफिकेशन होंगे। एक होगा E1, एक होगा E2, एक होगा आपका EI और एक होगा E1CB। ठीक है, एक होगा E1CB, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है E1CB, टोटल 4 पार्ट्स में। अब जैसे SN1 में वहां पे अपन 1 क्यों लगाते थे, SN1 में जो 1 होता था 1 क्यों लगता था, क्योंकि उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता था वो कितना होता था 1। SN2 में हम 2 क्यों लगाते थे, क्योंकि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना होता था 2। तो यहाँ पे भी हमने 1 क्यों लगाया है, क्योंकि ये आपकी एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, E2 आपकी बायमोलिकुलर है और EI आपकी इंटरनल है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। और E1CB में जो CB है, उस CB वर्ड का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। तो ये टोटल 4 रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन रिएक्शंस में बस हमको एक ही बात का ख्याल रखना होता है कि जब जब दुनिया में हम लोग E2 रिएक्शन करवाते हैं तो यूजुअली उनसे जो हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं या उनसे जो हम प्रोडक्ट बनवाते हैं वो एंटी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। और E1 में हम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, सिन। अब कैसे बनाते हैं वो तुम सीख जाओगे, बट ये रही इसकी बातचीत। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ऊपर से क्लासिफिकेशन बता दिया। अब मैं आज की क्लास में तुम लोगों को अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है इस टॉपिक पे बातचीत कर रही हूँ। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन को हम लोग 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, बट इसको हम लोग 1-1 एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, हमको इस बारे में बातचीत करनी है। देखो, 1-1 का मतलब होता है 2 नंबर लिखे हैं,
तो यहाँ पे ये IUPAC वाला 1-1 ही है काफी हद तक, बट किस रिस्पेक्ट में 1-1, 1-2, 1-3 लिखा जा रहा है? यहाँ पे टोटल आप 2 ग्रुप्स निकाल रहे हो, एक तो आप लिविंग ग्रुप निकालते हो और दूसरा भी आप कुछ निकालते हो। वैसे तो खैर दोनों ही लीव करते हैं, बट आप 2 ग्रुप्स निकालते हो। अगर दोनों ग्रुप्स, ठीक है, अगर आपके दोनों ग्रुप्स कहाँ से निकल रहे हैं, अगर आपके दोनों ग्रुप्स सेम कार्बन से निकल रहे हैं, ठीक है, आपके सेम कार्बन से निकल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। मतलब दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से अगर जा रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल के वाया समझते हैं। अब एग्जाम्पल के वाया कैसे? जैसे मान लेते हैं आप लोगों को मैंने दिया है एक क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। इसमें मैंने कुछ तो डाला, अब मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा चलो रहने दो, अभी नहीं बताती हूँ। अल्कोहलिक KOH डाला और मैंने इसको हीट किया, तो होता क्या है कि देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको क्या दिख रहा है? एक कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, और इधर पे कितने क्लोरीन है बोलो? यहाँ पे 3 क्लोरीन है। अभी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? आपका क्लोरीन, क्योंकि तीनों ही क्लोरीन है तो आप किसी को भी लिविंग ग्रुप कह लो यार, राइट। अच्छा, ये आपका लिविंग ग्रुप है और साथ ही साथ में आप यहाँ से किसको निकाल रहे हो? हाइड्रोजन को निकाल रहे हो। तो दोनों निकालने वाली चीजें आप लोगों की बोलो कैसी हैं? आप लोगों की सेम कार्बन से हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। आपका H किस फॉर्म में निकलेगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। Cl किस फॉर्म में निकलेगा? Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। जब H बाहर जाएगा तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके पास रहेंगे? इस कार्बन के पास। लेकिन जब Cl बाहर जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से बेशर्म अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो बेसिकली मेरे को जो ऊपर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक कार्बन, उस एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, राइट। और उस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए? क्योंकि जब हाइड्रोजन टूट के गया तो उस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन पे रह गए, बराबर। और इसी पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बीन कहते हैं। ये जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रही थी ना, उस दौरान भी मैंने तुमको बताया था, ठीक है। ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका क्या कंप्लीट है? सेक्सटेट। इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका आपका बेचारा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये बहुत ही भूखा है, इसीलिए किसके जैसे एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यूजुअली जब भी हम बातचीत करते हैं अल्फा एलिमिनेशन की, तो अल्फा एलिमिनेशन में आपको क्या मिलते हैं? कार्बीन्स मिलते हैं। अच्छा, इस चीज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया जाता कि CH है और एक F है, एक Cl है और एक Br है, लो। और अब मैं तुमसे कह रही हूँ अल्कोहलिक KOH डालो और हीट करो। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो हम जानते हैं कि पहले तो ये चीज दिख किस फॉर्मेट की रही है, उसको उस फॉर्मेट में आप पहले तो क्या कर लो? ड्रॉ कर लो। ये लो, मैंने इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है कि मेरे को 2 ग्रुप्स निकालने हैं, तो हाइड्रोजन तो निकलेगा, ये बात मैं श्योर हूं। अब मैं लिविंग ग्रुप के नाम पे यहाँ किसको निकालूं? तो यहाँ लिविंग ग्रुप के नाम पे कंपटीशन में 3 लोग खड़े हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब हमने अभी तक जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, कम से कम हम लोगों को इतना तो आता है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में बातचीत अगर हो रही हो तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो इनमें कौन छोड़ के भागेगा? सबसे पहले आप लोगों का ब्रोमीन, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला जाएगा, इसीलिए वहां पे वो किस फॉर्मेट में मिलेगा? Br निगेटिव के फॉर्मेट में मिलेगा। और जो बेचारा H है वो भी बाहर जाएगा, लेकिन वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है तो कार्बन पे रह जाएंगे। तो यानी कि अगर H बाहर निकलता है तो H+ के फॉर्मेट में निकलेगा, और जो स्पीशीज बच जाएगी वो क्या? कार्बन के साथ एक फ्लोरीन, उसके साथ एक क्लोरीन, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का पेयर। क्या ये अगेन सेक्सटेट है कार्बन का? हाँ, इस पर्टिकुलर स्पीशीज को भी हम लोग क्या कहते हैं? कार्बीन। मतलब कार्बीन ऐसा नहीं होता कि मैडम सिर्फ 2 ही क्लोरीन लगे तो ही आप उसको कार्बीन बोलोगे। कार्बन विद सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दोनों क्लोरीन हो, दोनों ब्रोमीन हो, दोनों आयोडीन हो, दोनों हाइड्रोजन हो, एक क्लोरीन हो, एक हाइड्रोजन हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, बट
वहां पे क्या होना चाहिए, आपका सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं, अल्फा एलिमिनेशन में हम लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों का एक कार्बीन प्रोड्यूस होकर मिलता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होकर मिलता है, कार्बीन। इस रिएक्शन में जैसे मैं बार बार अल्कोहलिक KOH का यूज कर रही हूं, जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहलिक KOH यूज करो। जैसे मैंने लिख दिया CH3CH2I और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस जिंक और हीट, याद रखिएगा इसको। तो बताओ क्या होगा, लिविंग ग्रुप कौन है, I और H दोनों चले जाएंगे, I निगेटिव के फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, जो स्पीशीज बचेगी वो रहेगी CH3CH और ये इस तरीके से, ये भी क्या है, कार्बीन है। तो अब जब भी आप बात करते हो अल्फा एलिमिनेशन की, तो कार्बीन्स हमको मिलते हैं, और कार्बीन्स हम लोगों के क्या होते हैं, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एलिमिनेशन में हमेशा कार्बीन ही बनेगा, कार्बीन के अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ऐसा हुआ क्या, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, आपको एक सेकंड केस भी देखने को मिलता है जो कि काफी रेयर होता है और हमको उस पर उतना ध्यान भी नहीं देना है, बस एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना है और दिमाग में स्टोर रखना है। ठीक है, कि जिस तरीके से मैंने ऊपर बात की कि एलिमिनेशन में अल्फा वाले आपको कार्बीन का एक पॉसिबिलिटी मिलती है, तो यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी ये भी मिलती है कि आपकी उस पर्टिकुलर रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन के वाया क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक आप लोगों का अल्काइन प्रोड्यूस हो रहा है। अब अल्काइन में टिपिकली एक ही एग्जाम्पल है और उसी एक एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अब कैसे बनता है, क्या होता है, वो वाली चीज़ पे भी हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, बस ये ऐसा इस तरीके का आपको क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर सबस्टेट आपको दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर सबस्टेट में मैंने कुछ डाला, लेट्स से मैंने एक बेस डाला NH2 निगेटिव, अच्छा बेस वर्ड नहीं बोलूंगी, सिर्फ बोलूंगी NH2 निगेटिव डाला। बताओ क्या होगा, आपका Br के फॉर्म में जाएगा, मतलब Br निगेटिव के फॉर्म में जाएगा। आपका जो बेचारा H है वो H किस फॉर्मेट में चला जाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्मेट में चला जाएगा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये प्रोडक्ट बनना चाहिए ऐसा कुछ, ये देखो ये ऐसा, मैं मानती हूँ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, नो डाउट, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये प्रोडक्ट बनता है, बट तुम्हें ये लगता कि ये वाली जो स्पीशीज है ये आपकी अगेन सेक्सटेट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिनाइल को आ जाती है दया, मतलब बेंजीन जो बनती है ना, ये उसको आती दया, वो बोलती है अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है करके, तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो चलो एक काम करती हूँ, मैं इसके पास से अपना बॉन्ड तोड़कर तुम्हारे साथ अपना बॉन्ड बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ देती हूँ और तुम्हारे साथ अपना बॉन्ड बना लेती हूँ, और फिर तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम उनको यूज करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लो। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो पीएच है एक उसी कार्बन पे रह जाता है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरीके से पीएच। इसकी आपको पूरी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना आपको याद रखना है कि हम लोगों को अल्फा एलिमिनेशन से डाइफिनाइल एसिटिलीन भी मिलता है। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट अल्फा एलिमिनेशन, और बस अल्फा एलिमिनेशन के बारे में तुम्हें इतनी ही जानकारी रखनी है। अब हम लोग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमिनेशन है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है हमारे एंटायर सिलेबस में। लेकिन बात यह है, जैसे कि मैं अभी नहीं बता रही हूँ, कल के लिए बता के रखती हूँ बस, कि आखिर एलिमिनेशन हो क्यों रही है। तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा अपने दिमाग पे स्टोर करके रखना। देखो, जो सबस्ट्रेट आप सब्स्टिट्यूशन के लिए लेते हो वही सबस्ट्रेट मैडम हम यहाँ भी ले रहे हैं, इवन जो रिएजेंट आप वहां लेते हो वही सेम रिएजेंट हम यहाँ भी लेते हैं। तो आखिर एलिमिनेशन आपकी होती क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एलिमिनेशन, आखिर ये एलिमिनेशन आपका हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है। तो देखो, एलिमिनेशन होने के रीजंस कुछ इस तरीके से हैं। रीजन फॉर एलिमिनेशन, कि जब भी आप लोग एलिवेटेड टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाते हो, मतलब आपने क्या किया है, जो सबस्ट्रेट जो रिएजेंट जो आपने लिए हैं वो कौन से वाले लिए हैं, आपने सब्स्टिट्यूशन वाले लिए हैं, एसएन वाले लिए हैं, लेकिन आपने टेम्परेचर ले लिया है हाई। तो जब आप एसएन के लोगों को हाई टेम्परेचर दे देते हो, अप्रोक्सीमेटली इनके लिए हाई तो 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है,
तो उसी हाई टेम्परेचर की वजह से आप लोगों को SN नहीं मिलता और SN के बदले क्या मिल जाता है, एलिमिनेशन। जैसे अगर मैं कहती हूं कि SN के साथ थोड़ा सा एलिमिनेशन मिलता है, तुम चाहते हो कि एलिमिनेशन आपको कैसे क्वांटिटी में मिले, ज्यादा क्वांटिटी में मिले, तो आपको क्या करना होगा, हाई टेम्परेचर लेकर जाना होगा। जैसे ही आप हाई टेम्परेचर लेकर जाओगे अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 डिग्री सेल्सियस तक का, आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी और आपको सब्सटीट्यूशन का प्रोडक्ट या तो नाम मात्र मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं, और आपको मेजॉरिटी में बोलो कौन मिलेंगे, एलिमिनेशन मिलेगा। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मिलेगा। और अगर हम जिस रिएजेंट को यूज कर रहे हैं, अगर वो रिएजेंट हमारा हाईली बेसिक नेचर का है, ठीक है, हाईली कैसा है, बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का मतलब बोलो क्या होता है, जिसकी टेंडेंसी होती है क्या करने की, रिमूव करने की अल्फा हाइड्रोजन को, या फिर मैं कहूं एसिडिक, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को। तो ऐसे हाईली बेसिक नेचर वाले रिएजेंट भी आप लोगों के किसको फेवर करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। ये टॉपिक जब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप एलिमिनेशन खत्म कर लेते हो और आपको सोचना पड़ता है कि हाय अब मुझे एक सबस्ट्रेट दिया है, एक रिएजेंट दिया है, इसमें SN1 होगी कि इसमें E1 होगी, क्योंकि यूजुअली जब जब SN1 होती है उसके साथ आपको E1 भी मिलती है, जब जब SN2 होती है आपको उसके साथ साथ E2 भी मिलती है। तो दोनों मिल रही है कि दोनों में से कोई एक मिल रही है, और दोनों में से एक मिल रही है तो कौन सी वाली मिल रही है, इनके सारे फैक्टर्स हमको दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे अभी फिलहाल एलिमिनेशन का इंट्रो रोकते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आपके बीटा एलिमिनेशन के साथ, यानी कि आप लोगों के कौन से एलिमिनेशन के साथ, आप लोगों का 1,2, और उसमें भी बीटा एलिमिनेशन में भी आपको सबसे पहले जो चीज सिखाई जाएगी वो क्या, आप लोगों को E1, जैसे हमने SN1 पढ़ा था ना वैसे E1। बट कल क्या हम डायरेक्ट E1 का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, नहीं, आपको जब मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखाने वाली थी उस सब्स्टिट्यूशन को सिखाने से पहले मैंने कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट सिखाया था, ताकि जब मैं SN1 या SN2 पढ़ाऊं तब तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं। तो सिमिलरली अभी क्या मैं तुम्हें डायरेक्टली E1 में कूदवा दूंगी क्या, नहीं, कल हम लोग बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है वो सीखेंगे, आप किस चीज को आप बीटा कहते हो वो सीखेंगे, शॉर्ट सा इंट्रो। उसके बाद जिस तरीके से SN में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाले रूल्स चलते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ रूल्स चलते हैं, उन रूल्स को पहले सीखेंगे और उसके बाद मैकेनिज्म में जाएंगे, ताकि मैकेनिज्म पढ़ते वक्त हमको रूल्स के साथ हमारी ठनाठनी ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम लोग रिवाइज करके रखो। क्या रिवीजन करना है आप लोगों को, एक शॉर्ट सा टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब ये कहाँ पढ़ा है ये तो मुझको खुद को भी याद नहीं है, बट GOC में देखना, GOC में मैंने तुम्हें, हाँ याद आ गया, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाया था ना, वहां पे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सिखाया था कि किस अल्कीन को आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे ज्यादा स्टेबल कहोगे, कम स्टेबल कहोगे। ठीक है, तो वो पढ़ के रखना, तभी तुम्हें कल की क्लास आएगी। ठीक है, फिलहाल इसे यहाँ रुकते हैं।